देखिए हम लोग जो है मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने मनी सप्लाई स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो मनी सप्लाई में हम लोगों ने देखा कि मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या हैं, और फिर हम लोगों ने देखा हाई पावर्ड मनी क्या है और हाई पावर्ड मनी के सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि मनी मल्टीप्लायर शुरू किए थे, उसी को हम लोग आगे टैकल करने वाले हैं, ठीक है ना। मनी मल्टी पर हॉरिजॉन्टल स्क्रीन आ रही है, वर्टिकल नहीं हो रही है। तो आपके मोबाइल में बेटा वो ऊपर देखिए, आप दे रहा होगा, वहां से आप ना उसमें कर सकते हो, सीधा कर सकते हो उसको। ठीक है, ऊपर देखिए वो बन के आ रहा होगा। क्या नाम है, जया बेटा, ऊपर देखिए आप, आ रहा होगा, ठीक है। दिखा कि नहीं आपको? तो हम लोग मनी मल्टीप्लायर आज पढ़ेंगे। मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है भाई? मनी मल्टीप्लायर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है बैंक जो है बैंकिंग सिस्टम के जरिए ऋण दे करके कई गुना इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है जनरेट करता है, ठीक है। वो मनी मल्टीप्लायर नहीं सर, लॉक ओरिएंटेड होगा बेटा, ऐसा नहीं है। क्यों भाई, सबको ऑप्शन दिख रहा है ना, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला सबको दिख रहा होगा, ऐसी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। जैसे मैं जिधर आप खोलते हो ना, ऊपर साइड में देखिए तो मोबाइल का एरो टाइप का बना है, ये देखिए इधर साइड, लेफ्ट साइड में, तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मनी मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में हम लोग मुद्रा गुणक बोलते हैं, ठीक है, मुद्रा गुणक, मुद्रा गुणक, इसी को आगे करेंगे, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है भाई? मनी मल्टीप्लायर के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो मनी मल्टीप्लायर है उसको हम लोग दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो मनी मल्टीप्लायर है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक्स में जैसे मनी दो प्रकार की होती है, मनी सप्लाई हम लोगों ने दो प्रकार का देखा, एक है M1, एक है M2। वैसे ही जो मनी मल्टीप्लायर है, मुद्रा गुणक है, वो भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है नैरो मनी मल्टीप्लायर। कौन सा होता है? नैरो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। नैरो मनी मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में आप लोग संकीर्ण मुद्रा गुणक भी बोल सकते हो, ठीक है। नैरो मनी मल्टीप्लायर को हिंदी में क्या बोलोगे? संकीर्ण मुद्रा गुणक, संकीर्ण मुद्रा गुणक, ठीक है। वहीं दूसरा मनी मल्टीप्लायर है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहत मुद्रा। क्यों भाई, किसी को स्क्रीन में कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? दिख रहा है सभी को? एक बार ओके करिए फटाफट। तो मनी मल्टीप्लायर जो है दो प्रकार का होता है। क्यों भाई, रिप्लाई करिए सभी लोग, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर। ओके, गुड गुड, वही वही चीज होनी चाहिए ना। तो मनी मल्टीप्लायर दो प्रकार का होता है। नैरो मनी मल्टीप्लायर, जिसको नैरो मनी मल्टीप्लायर को हम लोग M1 से डिराइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे M1 से, क्योंकि M1 क्या है, नैरो मनी में। और ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर को हम लोग M3 से डिनोट निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ M3। तो ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। अवधेश जी, आप कहाँ थे? आपकी तबीयत सही है कि नहीं? आप क्लास में इधर नहीं दिख रहे थे।
ठीक है, मुझे क्लास के बाद जरा कॉल करिएगा आप, समस्या आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो तरह का मनी मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। एक है नैरो मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग संकीर्ण मुद्रा गुणक बोलते हैं। एक है ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बृहत मुद्रा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नैरो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। नैरो मनी मल्टीप्लायर, तो हेडिंग लगा लीजिए, नैरो मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, नैरो मनी मल्टीप्लायर, इसको हमने बताया आपको कि संकीर्ण मुद्रा गुणक। तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, क्यों भाई? चलो दिखाई देना चाहिए। तो नैरो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। नैरो मनी मल्टीप्लायर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। नैरो मनी मल्टीप्लायर को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब मनी मल्टीप्लायर हमने आपको बताया, ये हाई पावर्ड मनी इकोनॉमी में कितने गुना मनी सप्लाई जनरेट करती है, वो मनी मल्टीप्लायर बताता है। तो मान लीजिए मनी मल्टीप्लायर M1 है, जिसको हम संकीर्ण मुद्रा गुणक कह रहे हैं, और हाई पावर्ड मनी को हम लोग H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H से, या फिर M0। किससे? M0। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जनरेट होती है M1, तो इसी को क्या बोलते हैं? नैरो नैनो नैरो मनी मल्टीप्लायर M1 का क्या हो जाएगा फार्मूला? M1 को आप रोक लीजिए, M1 बराबर, अब इधर आ जाएगा, तो M1 अपॉन M0 लिख लीजिए, या फिर H लिख लीजिए। तो दिस इज नैरो मनी मल्टीप्लायर, दिस इज नैरो मनी मल्टीप्लायर। यही है आपका नैरो मनी मल्टीप्लायर, नैरो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, संकीर्ण मुद्रा गुणक। तो ये फार्मूला है नैरो मनी मल्टीप्लायर का, यानी M1 अपॉन M0। M0 क्या है? बेस मनी, उच्च शक्ति मुद्रा, और M1 क्या है? संकीर्ण मुद्रा, ठीक है। तो M1 अपॉन M0 क्या है? गुणक का। तो अब आइए इसको जो है डिराइव करते हैं कि M1 का फार्मूला तो ये हो गया जनरल सेंस में, बट इसका ओरिजिनल और फार्मूले क्या है? तो अगला जो है M1 को हम लोग और डिटेल में करेंगे। तो M1 बराबर क्या है? M1 अपॉन M0, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 अपॉन H, ठीक है, M1 अपॉन M1 अपॉन H। M1 अपॉन H। तो अब देखिए M1 क्या किसके बराबर होता है? C प्लस D के। और हाई पावर्ड मनी किसके बराबर होती है बेटा? C प्लस R के, ठीक है। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर दोनों तरफ हम जो है D से भाग करेंगे, D से भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो C अपॉन डी प्लस D अपॉन डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई C अपॉन डी प्लस R। किसी को यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्यों भाई, एक बार बताइए फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ओके। तो C अपॉन डी को देखो यहाँ पे, ओके, तो C अपॉन डी को आप देखिए, देखिए अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, C अपॉन डी को हम C से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और R अपॉन डी को हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
तो C अपॉन डी क्या हो जाएगा, C प्लस D अपॉन डी 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई C अपॉन डी स्मॉल c प्लस स्मॉल r, ये सारे स्मॉल, दिस इज एम। ये है मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला, वो भी कौन से मनी मल्टीप्लायर का, संकीर्ण मुद्रा गुणक का ये फार्मूला, C प्लस 1 डिवाइडेड बाई C प्लस R। C क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। व्हाट इज C हियर, C है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और R क्या है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, करेंसी जमा अनुपात C है, और R क्या है, R अपॉन डी क्या है, स्मॉल r क्या है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। यानी बैंकें जो हैं अपने कितना भाग रिजर्व के रूप में रखती हैं, वो क्या बताता है, रिजर्व डिपॉजिट, यानी आरक्षित जमा। क्यों भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक, एक बार जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, फिर आगे सर बढ़ाइए। थोड़ा सा सी प्लस, सर ये सी प्लस डी प्लस सी प्लस आर, ये थोड़ा सा एक बार बता दीजिए सर। ओके, सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये C अपॉन डी है, C अपॉन डी को हमने C माना, तो यहाँ पे C हो गया, D अपॉन डी क्या होता है, 1 होता है, तो C प्लस 1, C अपॉन डी फिर यहाँ पे है, और R अपॉन डी को हमने स्मॉल r माना है, ये देखिए वही फार्मूला आया, समझ में आया ना। क्यों भाई दीपक जी, सर ये सी प्लस डी ऊपर वाला जो है ना, प्लस डिवाइडेड बाई सी प्लस आर, ये जी नहीं समझ में आया सर, इतना थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए बस 1 मिनट सर। यहाँ इसमें क्या नहीं समझ में आया, फार्मूला है ये, अच्छा ठीक है, अच्छा, इसमें सी यहाँ पे प्लस क्या, डी, नहीं नहीं ऊपर वाला सर, सबसे ऊपर वाला 2 नंबर का है सर, दो ये नंबर वाला, की स्टेप सर। हाँ ये, यस सर ये। अरे भाई ये बताइए, आपने M1 में आपको पढ़ाया है, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, हमने नहीं M1 आपको करेंसी प्लस पढ़ाया था ना। डिपॉजिट वही है ना सर वो। हाँ हाँ, C मतलब करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट है, D मतलब डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, ठीक है, और अच्छा अच्छा, C है शॉर्ट क्या में है, है सर वो नहीं आया है। हाँ, शॉर्ट में लिखे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए ना चीजें, तो अब क्लियर है ना। हाँ आप अब क्लियर हुआ सर, यस यस क्लियर हुआ सर। दिमाग को अपडेट करिए, हमारा बादाम बादाम खाया करिए, ठीक है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोगों को बताया, ये जो हमारा M1 है, संकीर्ण मुद्रा है, जो संकीर्ण मुद्रा गुणक, वो बराबर होता है C स्मॉल c प्लस 1 डिवाइडेड बाई C प्लस R, इसके बराबर होता है, दिस इज संकीर्ण मुद्रा गुणक, यानी नैरो मनी मल्टीप्लाई। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, ये जो संकीर्ण मुद्रा गुणक है, हमने बताया था कि ये जो R है, R क्या है, रिजर्व आरक्षित अनुपात, ये क्या होता है, क्यों भाई कोई बताएगा, उस दिन हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी किया था, यानी जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, इसको हमने उस दिन बहुत डिटेल में बताया था, याद होगा आप लोगों को, रिजर्व डिपॉजिट, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ठीक है। आर, आर को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, क्या बोलते हैं आर को, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं आरक्षित जमा अनुपात, ठीक है, आरक्षित जमा अनुपात इसको बोलते हैं। देखिए यही सबसे क्वेश्चन आता है, फार्मूला वो आप, ये फार्मूला आप सुनना चाहिए, ठीक है, बाकी यही सबसे क्वेश्चन आते हैं, रिजर्व और डिपॉजिट रेशियो अगर बढ़ेगा घटेगा तो उसका मनी मल्टीप्लायर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो रिजर्व और डिपॉजिट रेशियो क्या बताता है, यह बताता है, यह बताता है कि बैंक, कि बैंक अपनी अपनी कुल जमा का, बैंक अपनी कुल जमा का कितना हिस्सा, कितना हिस्सा रिजर्व के रूप में, रिजर्व के रूप में, ठीक है,
यानी ये क्या बताता है कि बैंक यानी टोटल डिपॉजिट का एज अ रिजर्व, एज अ आरक्षित के रूप में रखते हैं, दैट इज द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। यानी स्मॉल आर का फार्मूला क्या हो गया आपका, स्मॉल आर बराबर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, पहला अगर केस ले लूं, या फिर पहला केस वन ले लेता हूं, केस वन। अगर ये रिजर्व डिपॉजिट यानी आर की वैल्यू अधिक है तो क्या होगा? अगर आर की वैल्यू अधिक है तो क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अगर बैंक जो है अपने कुल जमा का रिजर्व अधिक रख, बैंक जो है अपने कुल जमा का अगर रिजर्व अपने पास अधिक रखेंगे तो इसका मतलब वो लोन कम देगी सर लोगों वो, को, बिल्कुल, तो बाजार में पैसा क्या होगा, कम फैलेगा। कम होगा सर, बाजार में लेंडिंग पैसा होगी कम, सर, ठीक है, बाजार में पैसा क्या होगा, कम होगा। अब बाजार में कम पैसा फैलेगा इसका मतलब मनी मल्टीप्लाई कम होगी। भाई बाजार में पैसा कम जा रहा है तो मनी मल्टीप्लाई कम होगी। पैसा कम है बाजार में तो फिर बैंक में भी पैसा कम आएगा उसके लिए, फिर से फिर बैंक भी कम लोन देगी, तो ये चलता रहेगा। तो इस हिसाब से जो मनी है वो मल्टीप्लाई कम होगी, फैलेगी कम। इसका मतलब आर अधिक है तो एम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी स्मॉल मनी मल्टी, ये जो आपका नैरो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है M1, वो कम, ठीक है, क्योंकि मनी मल्टीप्लाई कम हो रही है, बाजार में मनी सप्लाई उससे कम हो रही है। और वहीं केस टू देखते हैं, अगर बेटा केस टू है, अगर आर कम है तो क्या होगा? आर कम है इसका मतलब बैंक अपनी कुल जमा का अपने पास रिजर्व कम रख रहे हैं, रिजर्व कम रख रहे हैं इसका मतलब लोन ज्यादा, लोन ज्यादा देंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में मल्टीप्लाई ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर के जरिए, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी इसका मतलब मल्टीप्लायर अधिक होगा, तो M1 जो है अधिक होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें एक निष्कर्ष मिला है, क्या मिला है कि जो M1 है मनी मल्टीप्लायर जो है वो 1/R होता है, 1/R, यानी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के साथ मनी मल्टीप्लायर का विपरीत संबंध है, विपरीत है। जैसे पति पत्नी का संबंध सीधा होता है, ठीक है, लेकिन मनी मल्टीप्लायर का जो रिजर्व डिपॉजिट के साथ रेशियो है ये विपरीत, मेलजोल खा नहीं रहा है, इन दोनों के बीच में जो है बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। समझ में आया ना? क्यों भाई, जरा एक बार उपस्थिति दीजिए अपनी आप लोग, बोलिए भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है कहानी? कहानी ये है, इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो कहानी समझ लीजिए बस। चलिए आगे बढ़। अब ये मैं आपको बताया कि जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है जो कि आर है, आर है, दो प्रकार का है। ये क्या है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? पहला है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आवश्यक, आवश्यक रिजर्व, रिजर्व या आरक्षित, आवश्यक आरक्षित अनुपात, ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है एक्सेस रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व, ठीक है, रेशियो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिरिक्त, अतिरिक्त आरक्षित अनुपात। और दोनों में अंतर, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को हम लोग मान लीजिए किससे डिनोट कर रहे हैं? रिक्वायर्ड रिजर्व को आप मान लीजिए कि हम लोग आर, आर से डिनोट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, आर आर आर, ठीक।
और एक्सेस रिजर्व रेशियो को हम लोग ER, ठीक है, ER। अब दोनों को समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। हमने अभी आपको बताया कि ये जो R है जो रिजर्व रेशियो था, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब हम बैंकें जो हैं अपने डिपॉजिट का रिजर्व रखती हैं। अब रिजर्व भी तो दो तरह का होता है, क्यों भाई, रिजर्व भी दो प्रकार का है। एक रिजर्व वो है जो बैंक RBI के पास रखती है, ये किसके पास रखती हैं, RBI के पास। यानी जो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक। RBI कहता है कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपए प्राप्त है, तो अगर मैं 10% CRR का मान रखा हूं, तो 100 रुपए का 10% मेरे पास जमा कर दो, नहीं तुम्हारे ऊपर जो है केस कर दूंगा मैं। RBI कहता है बैंक को, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंकों को रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास। तो वो किस फॉर्म में होता है, CRR के फॉर्म, किस फॉर्म में, CRR, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और दूसरा है एक्सेस रिजर्व रेशियो। RBI मना नहीं करता, मान लो RBI ने कहा कि भाई इतना पार्ट तो हमें देना है, ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा भी रख लो तो कोई मनाही नहीं है, ठीक है, उससे जो है इकोनॉमी को सहूलियत ही होगी, तो RBI कहता है कि मान लीजिए हमने CRR 10% रखा है, लेकिन आप 10% से अधिक भी रिजर्व रख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन वो रिजर्व तुम अपने पास भी रख सकते पास। भाई 10% से अधिक, 10% मान लो CRR है, तो 10% तो RBI के तिजोरी में जाके जमा करवाना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन 10% से अगर अधिक जो है बैंक जो है अपने पास रिजर्व रखना चाहती हैं, तो वो अपने पास भी रख सकती हैं। ये जो एक्सेस रिजर्व रेशियो है, ये अपने पास भी हो सकता है, अपने पास भी रख सकती हैं, रख सकती हैं। और दूसरी चीज RBI के पास भी रख, समझ में आया ना। अब दोनों में अंतर क्या है, अपने पास रखेंगी तो कोई जो है उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अपने पास रखने का एक फायदा यह है कि मान लीजिए बैंकों को अचानक से तरलता की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो उस पैसे का जो रिजर्व के रूप में रखी हैं उसका यूज कर सकती। लेकिन मान लीजिए वो RBI के पास वही एक्सेस रिजर्व जो है, जो अतिरिक्त आरक्षित भाग है, वो अगर RBI के पास रखती हैं तो उनको क्या मिलेगा, ब्याज में क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। क्यों भाई, एक बार जल्दी से अंताक्षरी लगाओ, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, जी सर। बोलो। जी सर, SLR ने CRR दोनों आते हैं सर उसमें ना, रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड में केवल CRR आएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में केवल जो RBI के, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में CRR आएगा जो केवल RBI के पास है। अच्छा सर, यस। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, अंजलि तिवारी जी समझ में आया, जया, काजोल, समझ में आ रहा है, हाँ, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इन दोनों का भी देख लेते हैं संबंध मनी मल्टीप्लायर के साथ कैसे। अगर दोनों को ऐड कर दूं मनी मल्टीप्लायर के फार्मूले में, तो अब आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, R बराबर RR प्लस R प्लस ERR, यानी जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होगा वो दो प्रकार के रिजर्व से जुड़ा हुआ है। एक रिक्वायर्ड रिजर्व, आवश्यक आरक्षित जमा अनुपात, एक है एक्सेस रिजर्व रेशियो, यानी अतिरिक्त रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं फिर से वो उस फार्मूले को ध्यान में रखूं, स्मॉल c+1
डिवाइडेड बाई सी, और आर के जगह पे इन दोनों को रख प्लस आर, ठीक है, आर 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 प्लस ई आर आर। तो दिस इज द मनी मल्टीप्लायर। अगेन दिस इज नैरो मनी मल्टीप्लायर। समझ में आया? क्यों भाई, कोई समस्या, कोई डाउट? अब इस नैरो मनी मल्टी ओके, अब इस नैरो मनी मल्टीप्लायर में हमने पहली चीज देखी कि नैरो मनी मल्टीप्लायर का जो सी के साथ आर के साथ संबंध है वो कैसा संबंध था? विपरीत। तो भाई इन दोनों के साथ भी तो विपरीत संबंध होगा, ठीक है, यानी M1 का रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के साथ भी विपरीत संबंध है और M1 का एक्सेस रिजर्व रेशियो के साथ भी विपरीत संबंध होगा। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, एक बार जल्दी जल्दी बताओ। क्यों भाई, इसको दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके, अब दूसरा पॉइंट, ये वन पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ये सी का संबंध। थोड़ा दूसरे को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब फिर से यहीं पे पेज पे आएंगे, ठीक है। अब दूसरा टर्म है मनी मल्टीप्लायर के फार्मूले में, उसको बोलते हैं सी, स्मॉल सी। व्हाट इज स्मॉल सी? स्मॉल सी इज द करेंसी डिपॉजिट रेशियो। स्मॉल सी क्या है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब देखो अभी तक जो हम लोग आर पढ़ रहे थे, आर आर को हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये आर रिजर्व डिपॉजिट, ये पॉलिसी वेरिएबल है, इसको पॉलिसी वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिसी वेरिएबल, ठीक है, पॉलिसी वेरिएबल, नीति चर बोलते हैं इसको, नीति चर। आरबीआई के दिशा निर्देशन में सब कार्य होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब एक है व्यवहारिक चर, सी को हम लोग बिहेवियरल वेरिएबल बोलते हैं, यानी व्यवहारिक चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक चर, ठीक है। व्हाट इज सी हियर? सी है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। क्या है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। सी क्या है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं करेंसी जमा अनुपात, करेंसी जमा अनुपात। ये क्या है भाई? कोई विद्वान है जो बताएगा हमें? करेंसी जमा अनुपात क्या होता है? अब करेंसी जमा, जनता जो है, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? जनता द्वारा कुछ पैसा अपने पास रखा जाता है, नगदी के रूप में, करेंसी के रूप में, कैश के रूप में, और कुछ पैसा बैंकों में हम लोग जमा कर सकते हैं। हम लोग बहुत चतुर आदमी होते हैं, जनता जो है बहुत बुद्धिमान प्राणी होती है अपने आप में, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले पैसा सोचते हैं बैंक में जमा कर देंगे, ब्याज उठाएंगे वहां से, ठीक है, धनाधन पैसा आएगा, ब्याज के माध्यम से खर्चा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या सोचते हैं, अपने पास भी पैसा होना चाहिए ना यार। मान लो रसगुल्ला खाने का मन हुआ, बैंक जाओगे, बैंक से निकाल के आओगे पैसा, फिर रसगुल्ला खाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ पैसा हम लोग अपने पैसे का कैश के रूप में रखते हैं, कुछ पैसा बैंक में जमा करते हैं, हाँ ब्याज मिलता रहेगा, कोई दिनचर्या चलती रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो जो अपना सी है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये करेंसी और डिपॉजिट का क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो होता है, रेशियो बात। अब आप लोग, मैं आप लोगों से मैं पूछता हूँ, इसमें केस वन लेता हूँ, केस वन लेता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए कि अगर सी की वैल्यू, ये जो सी है, स्मॉल सी है, अगर अधिक, क्या है? अधिक, तो आप लोग बताइए मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? करेंसी और जमा, ठीक है, करेंसी और जमा जो अनुपात है आपका,
करेंसी और जमा जो अनुपात है बैंकों में जो जमा है, अगर ये अनुपात अधिक है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा कि ज्यादा होगा? क्यों? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। सर अगर ज्यादा ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा ना सर, क्योंकि लेस क्रेडिट होगा उसमें। वेरी गुड, अगर वो सिंपल सी ज्यादा बात है। कम हुआ मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा सर, ऐसे वाइस वर्सा सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बट क्यों होगा ऐसा आप लोग, आपको पता है? आपने सही तो बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट क्यों होगा, लॉजिक क्या है उसके पीछे? अब देखिए सिंपल सी बात, सी अधिक होने का मतलब क्या है? करेंसी जमा अनुपात अधिक, यानी लोग क्या है, बैंक में पैसा रख रहे हैं। सी अधिक का मतलब क्या है? बैंक से पैसा निकाल कर लोग अपने पास रख रहे हैं करेंसी के रूप में। लोग जमा कम कर रहे हैं पैसा, ज्यादा करेंसी यानी कैश नगद ज्यादा रखते हैं। जैसे त्योहार बार में हम लोग क्या करते हैं, जैसे होली आने वाला है, होली में जो खर्चीले लोग सोचते हैं पैसा जल्दी से 2-4 महीने पहले ही निकाल लो, होली पे बढ़िया मजे से खर्चा करेंगे। तो भाई ये बताइए आप कि लोग जब बैंक से पैसा निकाल करके नगद में ज्यादा रख लेंगे और बैंकिंग सिस्टम में पैसा जो जमा है वो कम है, तो इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा ना। क्यों भाई? बैंकों के पास जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास पैसा कम हो जाएगा। अब पैसा कम हो जाएगा तो ऋण कम देंगे, ऋण कम देंगे तो जिससे बाजार में पैसा क्या हो जाएगा? कम फैलेगा, मनी जो है कम फैलेगी। कम फैलेगी मतलब मनी जो है मल्टीप्लाई कम होगी, मल्टीप्लाई कम होगी तो इसका मतलब क्या है? मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, इकोनॉमी में तरलता कम होगी। तो सी अधिक है तो इसका मतलब M1 की वैल्यू कम। समझ में आया? अंजलि आप क्या बता रही हैं? नॉट अफेक्टेड, अभी क्लियर है? हैं? क्यों भाई, अभी क्लियर है ना? केस टू, केस टू देखते हैं, ठीक है? बोलो रे, क्लियर है? अंजलि जी समझ में आया? हाँ। सी अगर कम है तो क्या होगा बेटा? सी अगर कम है तो क्या होगा? सी अगर कम है तो क्या होगा वहां पे? सी अगर कम है तो क्या होगा? तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू M1 की वैल्यू अधिक। अंजलि जी समझ में आया ना? नेटवर्क इशू सर, अच्छा ओके, समझ में आया था अंजलि? फिर से बताना पड़ेगा। ओके वेरी गुड। तो सी अगर अधिक है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और सी अगर कम है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होगी। तो जो रिलेशन आर के साथ हम लोगों ने देखा था, सेम वही रिलेशन मनी मल्टीप्लायर का सी के साथ। यानी निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला भाई? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो M1 है, जो नैरो मनी मल्टीप्लायर है, उसका संबंध जो है सी स्मॉल सी का विपरीत संबंध। अगर करेंसी जमा अनुपात अधिक होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में। तो हम लोग जो है कल पूरा मनी, मनी सप्लाई, हाई पावर मनी, मनी मल्टीप्लायर, सबसे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो अब वहीं पे चलते हैं, ये दूसरा, यानी दूसरा हम लोगों ने आर आर और ई आर के साथ संबंध देखा था, और मैंने M1 का संबंध सी के साथ क्या है? सी के साथ भी विपरीत संबंध। तो दिस इज ऑल अबाउट द नैरो मनी मल्टीप्लायर, संकीर्ण मुद्रा गुणक का रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, आवश्यक रिजर्व अनुपात, एक्सेस रिजर्व रेशियो, अतिरिक्त रिजर्व अनुपात, और करेंसी जमा अनुपात के साथ विपरीत संबंध है तीनों का। क्यों भाई,
सभी को क्लियर है चीजें? चलें आगे, बताइए फटाफट। चलें आगे, जी गाड़ी आगे बढ़ाया जाए कि नहीं? जी सर। हाँ, तो चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, रुकनी नहीं चाहिए गाड़ी, बहुत दूर तक जाना है, ठीक है ना? दूर तक जाने के लिए धीरे धीरे ही चलो, लेकिन चलते रहो, रुकना नहीं है। अब दूसरा मनी मल्टीप्लायर हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहत मुद्रा गुणक। बृहत मुद्रा गुणक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है सर? एमोन बराबर 1/c में डी कहाँ चले जाते हैं? ये सी बेटा स्मॉल है ना, स्मॉल सी हमने लिखवाया है ना, ये कैपिटल सी अपॉन डी है। समझ में आया ना जया? आप देखिए ऊपर, मतलब जब डेरिवेशन करवाए थे, समझ में आया ना जया जी? बादाम नहीं खा रही हो, नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा है तुम्हारा, हैं जया? बहुत मार पड़ेगी, बादाम वादाम खाओ, दूध दूध पिया करो, ठीक है? देखो बीच बीच में मजाक अगर मैं करूं तो उसको आप लोग सीरियस मत लिया करिए, ठीक है? उससे क्या होता है ना, तुम लोगों को कंसंट्रेशन बनाता हूँ, तुम लोग ध्यान से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बृहत मनी मल्टीप्लायर है, इसको हम लोग M3 के हेल्प से M3 के हेल्प से डिराइव करेंगे, ठीक है? डिराइव करेंगे, ठीक है? M3 के, तो ये क्या हो जाएगा भाई? जहां M1 था वहीं इसको हम लोग M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, M2 से रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? M2 बराबर M1 की जगह पे वहां M3 हो जाएगा, M3 अपॉन M0। दिस इज कॉम्प्लेक्स मनी मल्टीप्लायर या फिर ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, बृहत मुद्रा गुणक, या फिर कॉम्प्लेक्स मनी मल्टीप्लायर। जल्दी जल्दी बताइए भाई, समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो, आप लोग फटाफट बताइए। चलें आगे। तो दिस इज बृहत मनी मल्टीप्लायर या फिर आपका जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं। अब इसको कैसे हम लोग डिराइव करेंगे भाई? इसको कैसे डिराइव करेंगे? चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। M2 बराबर आपका M3 डिवाइडेड बाई M0, ठीक है? M3 क्या होता है भाई? करेंसी प्लस करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ई भी ऐड हो गया अब यहाँ पे, समय जमाएं भी आ गई M3 में। और डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई सी प्लस RR प्लस ER। सी करेंसी विद द पब्लिक, RR मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, आवश्यक आरक्षित, और एक्सेस रिजर्व अतिरिक्त रिजर्व, ठीक है ना? अब दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देना है? ऊपर नीचे दोनों तरफ डी से भाग कर देना है, तो डी से भाग कर दीजिए। सी अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी, ठीक है ना? होल डिवाइडेड बाई डी प्लस आर अपॉन डी, ER अपॉन डी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी सर। वेरी गुड।
रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ओके, क्यों भाई, नेटवर्क में कोई समस्या आ रही है क्या आप लोगों को? हैं, सब लोग आ जा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है? अभी क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, अभी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब आवाज आ रही सर, बीच में कट रही थी थोड़ी आवाज। ओके ओके, अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं, समझ में आया कि ना? अब देखिए, थोड़ा इसको समझना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट। अभी तक हम लोग जो आर अपॉन डी की चर्चा कर रहे हैं उसमें केवल डिमांड डिपॉजिट आता है। अभी तक अभियांत्रिकी को जब से लिया तब टाइम डिपॉजिट भी आ गया, तो अब टोटल डिपॉजिट क्या हो गया? डी प्लस टी। भाई बैंकों में हम लोग जमा कैसा करते हैं? एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कितना हो गया है? अंग जमा और समय जमा दोनों मिलाकर के डिपॉजिट। लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो केवल भाई रिजर्व, जो बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रखती है आरबीआई के पास, रिक्वायर्ड रिजर्व आवश्यक जमा जो रिजर्व रखती है आरबीआई के पास, वो तो डिमांड और टाइम दोनों का होता है ना। क्यों? डिमांड और टाइम का दोनों का होता है। तो आर आर अपॉन डी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे यहाँ पे जो टोटल डिमांड, टोटल डिपॉजिट, ये भी ध्यान में रखिए, टोटल डिपॉजिट। तो यहाँ पे आर 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 अपॉन डी किसके बराबर हो जाएगा? आर आर अपॉन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब भाई यहाँ पे आर आर अपॉन डी, स्मॉल आर, डी प्लस टी, यानी टोटल डिपॉजिट का जो रिक्वायर्ड रिजर्व क्या होता है? टोटल डिपॉजिट का एक भाग होता है। मान लीजिए रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आरबीआई ने 4%, तो ये मांग जमा है आपका, डी क्या है? मांग जमा है। टी क्या है? समय जमा है, सावधि जमा। तो दोनों डिपॉजिट जो बैंकों में हुए, बैंक ने 4% 8% आरबीआई रखा था, 4% निकाल करके रिक्वायर्ड रिजर्व दे दिया उसको। ये डी क्या है? टोटल डिपॉजिट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड रेशियो यानी आर। ठीक है, तो अब इन दोनों में अगर डी का भाग देते, जैसे इसमें भाग दिए हैं डी, तो आप क्या हो जाएगा? आर अपॉन आर क्या हो जाएगा? आर डी डी अपॉन 1 हो जाएगा, 1 प्लस, और टी अपॉन डी को आप स्मॉल टी मान लीजिए, स्मॉल। तो आर आर अपॉन डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर ब्रैकेट में 1 प्लस टी लिख सकते हैं। ठीक है, और सी अपॉन डी को हमने उसी फार्मूले में बताया था, सी अपॉन डी को स्मॉल सी लिख सकते हैं। ठीक है, और डी अपॉन डी 1 हो जाएगा, और टी अपॉन डी को अभी बताएं स्मॉल टी से लिखना है। ठीक है, और ई आर अपॉन डी को क्या लिखना है? ई आर अपॉन डी को स्मॉल ई से लिखना है। ठीक है, एक्सेस रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को स्मॉल ई। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? सी अपॉन डी को हम लोग स्मॉल सी, डी अपॉन डी 1, टी अपॉन डी यानी स्मॉल टी, एक मिनट, टी अपॉन डी को हम लोग क्या लिख मान के चल रहे हैं? स्मॉल टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? सी स्मॉल सी प्लस आर आर अपॉन डी को क्या लिखेंगे? आर ब्रैकेट में 1 प्लस टी, आर ब्रैकेट में प्लस टी, प्लस ई आर अपॉन डी को हम लोग ई मान रहे हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स मनी मल्टीप्लायर यानी M2 ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। ये फार्मूला आजकल बहुत आ रहा है, जल्दी बताओ, समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बेटा, हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताइए। सभी को ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर क्लियर है? काजोल, जया, दीपक जी, समझ में आया? जी सर, जी जी आया सर जी। ये वाला पार्ट आर आर वाला समझ में आया है? नहीं नहीं, सभी को आर वाला जरूर क्लियर होना चाहिए, ये वाला पार्ट।
ठीक है, ये वाला पार्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। ये आर ब्रैकेट में 1+t कैसे है, ठीक है ना, यही तो मेन है इसमें ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। क्यों भाई, शालिनी समझ में आया ना, जया, काजोल बेटा, आयुष, सर अवधेश जी, हाँ ओके। सर यहाँ आर आर अपॉन डी तो अपना इज इक्वल आर और डी प्लस टी है, तो डी डी का जो भाग वन किए प्लस हैं। ये हाँ वन हाँ प्लस टी वन, हाँ देखो क्या है नहीं ना, मैं एक चीज और समझा दे रहा हूँ। आर आर क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व क्या होता है, जो आपके पास, जो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट आया प्लस जो टाइम डिपॉजिट आया, उसी का एक हिस्सा होता है, जिसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। यानी डिपॉजिट का एक हिस्सा क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व। यानी बैंकों को आरबीआई के पास कितना पैसा रखना होता है, जो टोटल डिपॉजिट आया उसका आरबीआई ने परसेंटेज निर्धारित किया है, उसका एक हिस्सा रिक्वायर्ड रिजर्व चला जाता है आरबीआई। अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो यानी डिपॉजिट रेशियो से हम लोग, ठीक है, टोटल डिपॉजिट, तो डी डी 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर, इसको हम स्मॉल टी, टी अपॉन डी को स्मॉल टी माने हैं ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 1+t, यानी रिक्वायर्ड रिजर्व और डिपॉजिट रेशियो क्या हो जाएगा, समझ में आया, क्यों भाई, क्लियर है, बोलो भाई, जी सर। साली, जो काजोल बेटा क्लियर है, काजोल नहीं है क्या, अंजलि समझ में आया, शौकत अली समझ में आया कि नहीं, बोल नहीं रहे हो, हम्म, बहुत मार पड़ेगी अगर दोबारा पूछे हम और नहीं आया, उल्टा टांग दिया जाएगा, ये जान लो, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो सब लोग, बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को, ये आप लोग फार्मूला याद रखना, सभी लोग फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मनी। हम लोगों ने मनी पढ़ लिया, मनी मल्टीप्लायर कुछ पढ़ लिया, अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब आज से एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ, क्या बोलते हैं, मनी में एक और चीज आती है ना, याद है कि नहीं, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरीज ऑफ, हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ, थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, यानी मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं हम लोग अब, ठीक है, मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत, ठीक, मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत, ठीक है, के मूल्य के सिद्धांत। अब मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, कितने पार्ट में भाई, 3 पार्ट। मुद्रा का जो मूल्य का सिद्धांत है उसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पार्ट है बेटा क्यूटीएम, क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पहला पार्ट क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्या बोलते हैं, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, कीन्स थ्योरी, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीन्स थ्योरी, कीन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, कीन्स की लिक्विड थ्योरी, तरलता अधिमान सिद्धांत। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीन्स के बाद आने वाले यानी पोस्ट कीनीजियन। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट कीनीजियन यानी पोस्ट कीन्स, ठीक है, पोस्ट कीन्स। तो ये हम लोग 3 वैल्यू ऑफ मनी थ्योरी पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक क्यूटीएम है, ठीक है, इसको हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं, और दूसरा क्या है, कीन्स की थ्योरी,
ये लोग, इन लोगों के पास देखो कोई काम नहीं, थ्योरी दे के चले गए हैं, पढ़ना हम लोगों को पड़ रहा है, ये सब बहुत गलत बात है भाई। ये लोग मिले तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दूसरा है कीन्स थ्योरी, तीसरा है पोस्ट कीनियन यानी कीन्स के बाद वाले। तो क्यूटीएम जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, जिसको हिंदी में हम लोग मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बोलते हैं, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्यूटीएम। क्यूटीएम भी 3 तरह की है। ये जो हमारी क्यूटीएम है यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है, ये 3 प्रकार की है भाई। एक है फिशर, एक है फिशर ना लिखो यहाँ पे, एक लिखो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। एक है क्लासिकल, ठीक है। एक है क्लासिकल क्यूटीएम, ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। दूसरा है नियो क्लास, दूसरा क्या है, नियो क्लास, ठीक है। नियो क्लासिकल या फिर कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी। तो कैम्ब्रिज थे, उनको नियो क्लासिकल भी बोला जाता है। और तीसरा है कौन सी क्यूटीएम, कैम्ब्रिज, नियो क्लासिकल क्यूटीएम हो गया। और तीसरा है मॉडर्न क्यूटीएम, मॉडर्न क्यूटीएम, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी। तो ये 3 क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक है क्लासिकल, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दूसरी है नियो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और तीसरी है मॉडर्न क्यूटीएम, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी गई है, वो उसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से भाई, 2 भाग हैं। जो क्लासिकल, जो प्रतिष्ठित जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है, उसके 2 भाग हैं। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, क्लासिकल जो क्यूटीएम है, वो किसने बेसिकली दिया था भाई, फिशर साहब। किसने दिया था, फिशर, इरविंग फिशर साहब। कब दिया था भाई, जल्दी जल्दी बताओ। 1900, 1900, जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे तुम लोग। 1911। हाँ देखो, शौकत ने तुरंत बताया। एक 1911 में उन्होंने परचेजिंग पावर थ्योरी ऑफ मनी बुक लिखी थी फिशर ने, उसी में दिया 1911। तो फिशर ने 2 थ्योरी दी थी, एक है ट्रांजैक्शन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी ट्रांजैक्शन फॉर्म, एंड देन लेन देन रूप, ठीक है, रूप। और दूसरा है बेटा इनकम फॉर्म, ठीक है, इनकम फॉर्म, ठीक है, आय रूप, आय रूप, ठीक है। ये 2 फॉर्म की क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। एक है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन रूप, एक है इनकम रूप यानी आय रूप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये जो ट्रांजैक्शन फॉर्म है, इसको एमवी बराबर पीटी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एमवी बराबर पीवाई, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नियो क्लासिकल, जिसको हम लोग कैम्ब्रिज क्यूटीएम बोलते हैं, कैम्ब्रिज द्वारा दिया गया जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, उसके भी कई सारे पार्ट हैं, ठीक है, कई सारे पार्ट हैं। पहले कैम्ब्रिज क्यूटीएम किसने दिया था, जरा बताए कोई हमें, एनीवन, कोई विद्वान है कि धरती वीरों से खाली है? क्यों भाई, जल्दी बताओ, क्यों भाई, जल्दी बताओ। सर पी को या मार लो। हाँ, पीगू। कौन दिया सबसे पहले कैम्ब्रिज क्यूटीएम, किसने दिया, पीगू साहब ने। किसने दिया, पीगू। कब दिया, कब दिया, सबसे पहले दिया तो कब दिया, 1917 में, 1917 में। उसके बाद रॉबर्टसन, उसके बाद कौन दिया, रॉबर्टसन। कब दिया, 19
1922। उसके बाद कौन दिया? मार्शल। उसके बाद कौन दिया? 1923। उसके बाद कौन दिया? कीन्स। उसके बाद कीन्स ने कब दिया? 1923। उसके बाद कौन आया? हार्ट्रे और लेविंगटन। हार्ट्रे और लेविंगटन। कब दिया? हार्ट्रे ने जो है 1921 में दिया था, ठीक है, और लेविंगटन में 1923। क्यों भाई, लिख लियो सभी लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? बोलो रे एक बार जल्दी जल्दी। ये जो कीन्स है, कीन्स ने जो कैम्ब्रिज क्यूटीएम दिया था, उसका एक नाम है, आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। उसको बोलते हैं रीफॉर्मुलेशन क्यूटीएम। रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्यूटीएम, यानी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का रीफॉर्मुलेशन, ठीक है। रीफॉर्मुलेशन किसने दिया? कीन्स ने दिया था। कब दिया था? 1937। कब दिया था? 1937 में कीन्स साहब ने क्यूटीएम का, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का रीफॉर्मुलेशन किया था, पुनर्संरचना किया था, पुनर्निर्माण किया था। इसी को कीन्स का फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं। कीन्स की फंडामेंटल थ्योरम कौन सी है? यही है, रीफॉर्मुलेशन ऑफ। किस बुक में दिया था? ट्रीटाइज ऑन मनी। ट्रीटाइज ऑन मनी एक बुक थी कीन्स की, जो 1923 में आई थी, 1923 में। उसी में इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। रिफॉर्म, ठीक है। अब कीन्स में आप लोगों को पता है, कीन्स ने थ्योरी मॉडर्न क्यूटीएम फ्रीडमैन वाली है। कौन सी वाली है? फ्रीडमैन। फ्रीडमैन साहब ने मॉडर्न क्यूटीएम दिया था। कब दिया था? 1956 में, 1956। अब कीन्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कब आई थी? 1936, 1936। तरलता अधिमान सिद्धांत कीन्स का कब आया था? अब पोस्ट कीनीसियन, पोस्ट कीन्स यानी कीन्स के आगे, कीन्सो, हाँ बोलो। सर जो मॉडर्न क्यूटीएम है ये शायद मिल्टन फ्रेडमैन 1956, नॉट कीन्स। वही तो बोले हैं महाराज, उर्दू में थोड़ी बोल रहे हैं। फ्रीडमैन 1956, ठीक है। अब कीन्सोपरान। आप पोस्ट में कौन कौन सी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे भाई? पोस्ट कीनीजियन में हम लोग 2 थ्योरी पढ़ेंगे। पोस्ट कीनीजियन कौन कौन सी? एक है बोमल का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? बोमल, ठीक है, बोमल का सिद्धांत। बोमल का सिद्धांत, बोमल ने अपनी थ्योरी कब दी? 19, तब तक तुम लोग बताओ फटाफट। और दूसरी थ्योरी पढ़ी टॉबिन। 1952 और 1953। वेरी गुड। टॉबिन ने कब दिया? जल्दी बताइए। 1958। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1952 में बोमल ने दिया थ्योरी एक, इन्होंने 1958। बोमल की थ्योरी को इन्वेंट्री अप्रोच कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच, इन्वेंटरी अप्रोच, ठीक है। और टॉबिन की थ्योरी को क्या बोलते हैं बेटा? पोर्टफोलियो, 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 ठीक है। इन्वेंट्री अप्रोच और, तो इन सब को अब हम लोग कल से कहानी इन लोगों की शुरू करेंगे। कल थोड़ा क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया है क्वेश्चन करवाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, यानी जो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है आपका, मुद्रा के मूल्य का सिद्धांत, ये पूरा ये है। क्यों भाई, पूरा एक पेज में समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी हाजिरी हो फटाफट। हाँ बेटा। जी सर।